आज के सेट का पहला क्वेश्चन हमारे पास में है। 81 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पहले नंबर पर आ रहा। और इससे पहले भी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की वीडियो में बना चुका हूं, उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैनेजमेंट वाली प्ले लिस्ट में आपको ही मिल जाएगी। संगठन है, साधन है, साध्य है। अब साधन एवं साध्य दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है वो है साधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व संगठन संरचना के तत्व हैं? संस्था में किए जाने वाले कार्य का निर्धारण करना, उस कार्य को विभिन्न समूह या विभागों में बांटना, योग्यता अनुसार कार्य का आवंटन करना एवं अधिकार प्रदान करना, परस्पर संबंधों का निर्धारण करना, या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में कौन से तत्व संगठन संरचना के तत्व हैं? तो यहाँ पर जितने भी ये चीज़ें दे रखी हैं, ये सब के सब इसमें हैं और ये बिल्कुल राइट हैं। जब ये राइट हैं तो 4-5 ऑप्शन तो नहीं होंगे, 3 ऑप्शन में सही चीज़ें होंगी और एक ऑप्शन में होगा उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो ईयरफोन का आप ज़रूर यूज करें, क्योंकि फ़ोन में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, या इस फ़ोन में आती ही कम है आवाज़, तो इसलिए आप ईयरफोन का प्रयोग ज़रूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हमारा सारा धन, हमारे महान कार्य एवं कारखाने सब कुछ ले जाओ, लेकिन हमारा संगठन हमारे पास रहने दो और मैं कुछ ही वर्षों में पुनः अपने आप को स्थापित कर लूँगा। यह कथन है किसका है? एंड्रयू कार्नेगी का, या लॉन्स वरीफिश का, डेविस का, या उपर्युक्त में से किसी का नहीं? बहुत ही अच्छी बात इस क्वेश्चन में कही गई है, बहुत ही अच्छी बात। क्या है? क्या हमारा सब कुछ ले लो लेकिन संगठन हमारा हमें छोड़ दो। जब हमारे पास संगठन होगा तो हम उसे फिर कुछ ही वर्षों में पुनः स्थापित कर लेंगे और अपना कार्य बहुत अच्छे से आगे को बढ़ा लेंगे। राइट आंसर जो इसने ये बात कही थी वो कही थी एंड्रयू कार्नेगी ने। अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? संगठन के महत्व से। उपर्युक्त कथन यानी ऊपर वाले ही कथन की क्वेश्चन की बात यहाँ पर दे दी गई कि हमारा सब कुछ ले लो, सिर्फ संगठन हमारा हमें दे दो। तो यही कथन जो है उपर्युक्त किससे संबंधित? संगठन के महत्व से, संगठन के कार्य से, संगठन के दोष से, या उपर्युक्त सभी से? किससे संबंधित हो सकता है ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन जो संबंधित है वो है संगठन के महत्व से, क्योंकि संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। संगठन के ऊपर ही पूरा कार्य डिपेंड, पूरी सफलता डिपेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त कथन यानी ऊपर का ही कथन कब एवं क्यों कहा गया था? कब एवं क्यों कहा गया था उपर्युक्त? अब क्या कथन था? ऊपर वही कथन था कि सब कुछ ले लो लेकिन हमारा संगठन हमारे पास रहने दो। तो ये कथन यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन के विक्रय के समय सन 1901 में की गई थी, या अमेरिकन यूको बैंक के विक्रय के समय 1950 में की गई थी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है, ये जो बात कही गई थी, ये बात कही गई थी यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन के विक्रय के समय सन 1901 में। अगला क्वेश्चन है, हम परिवार रूपी संगठन में व्यतीत करते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति संगठन में ही मरेंगे तथा दफनाने के समय सबसे बड़े संगठन राज्य की आज्ञा प्राप्त करनी पड़ेगी। यह कथन है। अब ये कथन है, पहले इसको देख लें, समझ लें। हम परिवार रूपी संगठन में व्यतीत करते हैं यानी हम जितने भी लोग हैं सब, हमारा जो परिवार है वो सब संगठन है, परिवार रूपी संगठन है। हम में से अधिकांश व्यक्ति संगठन में ही मरेंगे और दफनाने के समय सबसे बड़ा संगठन जो राज्य है, राज्य की आज्ञा। अब ये कथन किसका था? अमिताई, इटजियोनी का, एलेन का, उर्बिक का, या डिरकर का? तो ये राइट आंसर जो था ये अमिताई इटजियोनी का, इनका ये कथन था, इन्होंने ये बात लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त कथन प्रकाश डालता है। जो अभी कथन हमारे पास में है ये परिवार रूपी संगठन, इसकी यहाँ पर बात चल रही है कि ये कथन
प्रकाश डालता है। किस बात पर प्रकाश डालता है? संगठन के महत्व पर, संगठन के दोष पर, या संगठन के सुधार पर, या उपर्युक्त सभी। तो ये संगठन का दोष तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसकी खासियत है, यानी कि महत्व है संगठन का, ये महत्व इसमें दर्शाया गया है। आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप संगठन का है? निम्नलिखित में से कौन सा रूप संगठन का है? राज्य, देश, क्लब, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सभी संगठन है। राज्य है वो भी हमारा एक संगठन है, देश है वो भी हमारा एक संगठन है, क्लब है वो भी हमारा एक संगठन है, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। लेकिन इनमें से अगर कोई और चीज़ नहीं देता है, कुछ और अलग से ऑप्शन दे देता है, तब यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता तब सी हो जाता। कभी कभी इसमें संगठन में पार्टियों के नाम भी दे दिए जाते हैं, पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के नाम भी दे दिए जाते हैं, लेकिन वो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संगठन का रूप दिया जाता है। क्वेश्चन आता है, औपचारिक संगठन के तत्व हैं। औपचारिक संगठन, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ संप्रेषण करने की स्थिति में हो, वे काम करने के लिए तत्पर हों, उनके सदस्य समान हों, उपर्युक्त सभी। औपचारिक संगठन के तत्व, तो ये सारी बातें होनी चाहिए एक संगठन के अंदर, यानी इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन होता है पूर्णतः अव्यक्तिगत, सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट होते हैं, सत्ता का भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर होता है, दायित्व की स्थिति प्रकट करने के लिए संगठन चार्ट का प्रयोग करता है, या फिर उपर्युक्त सभी। औपचारिक संगठन, तो औपचारिक संगठन में ये सारी चीजें होती हैं। राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। औपचारिक संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर, केंद्रीकरण पर, नियंत्रण पर, या अपवाद द्वारा प्रबंधन पर। तो इसका जो राइट आंसर है, ये श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है औपचारिक संगठन। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन के दोष हैं। अब इसके क्या दोष हैं? यह नौकरशाही को जन्म देता है, यह समन्वय एवं नियंत्रण की समस्या को जन्म देता है, लोग नियमों एवं आदेशों के गुलाम बन जाते हैं, यह लाल फीताशाही को प्रोत्साहन देता है। तो फिर इसका जो दोष है, ये भी इसका दोष है, ये भी इसका दोष है, ये भी दोष है, ये भी दोष है, यानी सब मिलाकर दोष है, और लास्ट में दे दिया उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा वो लास्ट वाला ही होगा, उपर्युक्त सभी। आवाज़ को मैं फिर कहूँगा, अगर आवाज़ कम आ रही है तो एयरफोन का जरूर यूज करें। अगला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। अनौपचारिक संगठन वह सामाजिक ढांचा है जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह कथन है अर्ल पी स्ट्रॉन्ग का, मैसी का, वर्नाट का, या डेविस का। तो राइट आंसर जो यहाँ पर है वो होगा अर्ल पी स्ट्रॉन्ग का। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सा संगठन सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है? कौन सा संगठन सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, या फिर सैनिक संगठन, या फिर उपर्युक्त में सभी। राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा अनौपचारिक संगठन। किस प्रकार के संगठन का क्षेत्र विस्तृत होता है? औपचारिक, अनौपचारिक, ए बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा हमारे पास में औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन का निर्माण होता है, अभी औपचारिक संगठन का जो निर्माण होता है शीर्ष अधिकारियों द्वारा, निम्न अधिकारियों द्वारा, या ए बी दोनों के द्वारा। तो फिर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा शीर्ष अधिकारियों द्वारा। शीर्ष अधिकारियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल लिंडाल उर्विक द्वारा प्रतिपादित संगठन के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? उद्देश्य का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, या संतुलन का सिद्धांत, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो इसी सभी राइट आंसर हैं, तो राइट आंसर इसका एफ हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमें ध्यान रखने के हैं। इनमें क्वेश्चन चेंज भी, ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं कि इनमें से कोई सा एक दे दिया और 3 ऑप्शन अलग से दे दिए, तो हमें राइट वाला ही पहचानना होगा।
अगला क्वेश्चन है, पीटर एफ डिरकर के अनुसार संगठन संरचना का निर्धारण किन 3 तत्वों के आधार पर होना चाहिए? क्रिया विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण, संबंध विश्लेषण। तो तीनों ही ये राइट आंसर हैं। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो जब ये सब होना चाहिए तो फिर ये नहीं, राइट आंसर फिर इसका हो जाएगा डी, ये उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लंबे संगठनात्मक ढांचे में प्रबंध की लागत होगी। क्वेश्चन 99 है, लंबे संगठनात्मक ढांचे में प्रबंध की लागत होगी ऊंची, नीची या फिर ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा ए, ऊंची होगी। संगठनात्मक ऊंची होगी या नीची होगी, क्वेश्चन में नहीं, ठीक है, ऊंची ही होगी, इसमें ऊंची ही होगी। अगला क्वेश्चन है, लंबे संगठनात्मक ढांचे में प्रत्यायोजन की सीमा होगी, केंद्रीकृत होगी, विकेंद्रीकृत होगी, ABC, यानी राइट आंसर जो होगा केंद्रीकृत होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, संगठन के चपटे ढांचे में प्रत्यायोजन की सीमा जो होगी वो कैसी होगी, विकेंद्रीकृत होगी, केंद्रीकृत होगी या फिर AB दोनों होगी। संगठन के यहाँ पर ऊपर जो क्वेश्चन था संगठनात्मक ढांचे में प्रत्यायोजन की सीमा थी, यहाँ संगठन के चपटे ढांचे की बात यहाँ पर चल रही है, तो ये विकेंद्रीकृत होगी। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ मैंने बता दिया था, शायद पिछली वीडियो में बताया हो। संगठन की प्रतिष्ठित विचारधारा के तत्व हैं, अफसरशाही, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासकीय या फिर उपर्युक्त सभी। या संगठन की प्रतिष्ठित विचारधारा, तो ये सभी इसकी विचारधारा अफसरशाही, राइट आंसर इसका उपर्युक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, संगठन की प्रतिष्ठित विचारधारा का जन्म हुआ एडम स्मिथ के श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर, एडम स्मिथ के प्रत्यायोजन के आधार पर, ए बी दोनों के या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो श्रम का विभाजन था, श्रम विभाजन के आधार पर इसका हुआ था, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अफसरशाही यानी कि नौकरशाही विचारधारा के आविष्कारक हैं। अब वो कौन इसके आविष्कारक हैं? मैक्स वेबर, टेलर, टेरी या हेनरी फ्योल। तो इसका जो राइट आंसर है, टेलर नहीं है, टेरी नहीं है, मैक्स वेबर राइट आंसर होगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ही होगा नौकरशाही विचारधारा के आविष्कारक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रशासकीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं, प्रशासकीय दृष्टिकोण हेनरी फ्योल, टेरी, टेलर, मूरे। तो हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ाया भी था। प्रशासकीय दृष्टिकोण यानी हेनरी फ्योल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के प्रवर्तक हैं। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर, मूरे, टेरी या बर्नार्ड। राइट आंसर इसका है टेलर। अब वो टेलर, FW टेलर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दिखाई दे रहा, किसी संगठन में विभिन्न पदों के बीच तथा उन व्यक्तियों के बीच में जो उन पदों का कार्य करते हैं, ऐसे संबंधों की रूपरेखा को प्रदर्शित करने वाला चार्ट कहलाता है। संगठन चार्ट कहलाता है, या बॉक्स चार्ट कहलाता है, या प्रयोग चार्ट कहलाता है, या फिर सभी। तो यहाँ पर जितनी भी ये सारी बातें हैं वो सब बातें होती हैं संगठन चार्ट में। अगला क्वेश्चन है, जो चार्ट विभिन्न विभागों के अनुसार कार्यानुसार बनाया जाता है, विभिन्न विभागों के कार्यानुसार, तो उस चार्ट को कहते हैं। क्योंकि इसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बना दिए गए हैं, तो ये कार्य का है, तो कार्यात्मक चार्ट ही इसके नाम से पता चल रहा है। तो कार्यात्मक चार्ट या पदात्मक चार्ट या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा कार्यात्मक चार्ट। अगला क्वेश्चन आता है, वह चार्ट जो विभाग अधिकारियों के पदों या नामों के अनुसार बनाया जाता है, उस चार्ट को क्या कहते हैं? राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर विभाग के अधिकारियों के पदों के नाम के अनुसार बनाए जाते हैं, तो ये राइट आंसर पदात्मक चार्ट कहलाएगा। संगठन का वह रूप जिसमें आदेश ऊपर से नीचे एवं निवेदन नीचे से ऊपर जाता है कहलाता है। रेखीय संगठन, स्तरीय या क्रम संगठन, सैनिक या मिलिट्री संगठन, या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इसका होगा उपर्युक्त सभी।
इसमें आदेश ऊपर से नीचे और निवेदन नीचे से ऊपर को चलते हैं। तो ये संगठनीय रेखा चार्ट स्तरीय एवं क्रम संगठन, सैनिक या मिलिट्री संगठन, उपर्युक्त सभी, यानी ये उपर्युक्त सभी हैं, सभी में ऐसे ही चलता है। किस संगठन में आदेश देने वाला पदाधिकारी एक ही होता है? रेखा संगठन में, क्रम संगठन में, सैनिक संगठन में या फिर उपर्युक्त संगठन में? यहाँ बात आ रही है आदेश देने वाले पदाधिकारी की। तो आदेश देने वाला जो पदाधिकारी होता है वो रेखा संगठन में, क्रम संगठन, सैनिक संगठन, उपर्युक्त सभी में होता है। सभी संगठनों में आदेश देने वाला पदाधिकारी एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। किस संगठन में अधिकार सत्ता समांतर रूप में प्रवाहित होती है? रेखा संगठन में, क्रियात्मक संगठन में या कर्मचारी संगठन में या उपर्युक्त सभी? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्रियात्मक संगठन। अगला क्वेश्चन है किस संगठन में अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है? रेखा संगठन में, कर्मचारी संगठन में, क्रियात्मक संगठन में या फिर उपर्युक्त सभी में? ये विकेंद्रीकरण कर्मचारी संगठन, रेखा सभी में होगा, सभी में ही, सभी राइट आंसर है इसके। अगला क्वेश्चन है किस संगठन में अनुशासन कठोर होता है? रेखा संगठन में, कर्मचारी संगठन में, क्रियात्मक संगठन में या उपर्युक्त सभी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी अनुशासन कठोर जो होता है वो रेखा संगठन में होता है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन के अभाव में नियोजन, संगठन एवं स्टाफिंग सब अर्थहीन हो जाते हैं, ये बात सत्य है। काय के अभाव में, निर्देशन के अभाव में। यहाँ पर निर्देशन अगर ना हो, कोई निर्देश देने वाला हो ही ना, तो फिर ये सब कुछ फेल हो जाता है, ये व्यर्थ हो जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है निर्देश अधीनस्थों के कार्यों को प्रभावित करने की संपूर्ण विधि है, यह कथन है। यह कथन किसने दिया है? मैसी का है ये कथन या डिमोक का है, अर्नेस्ट डेल का है या मूरे का है? तो इसका जो राइट आंसर है अर्नेस्ट डेल का है, यह राइट आंसर। ये जो कथन है अर्नेस्ट डेल, राइट आंसर है, यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन यह स्पष्ट करता है कि कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिशः क्या कम किया जाना है, क्या कम किया जाना है, और यह देखना कि उसे श्रेष्ठतम ढंग से किस प्रकार करते हैं। इसमें कार्य सौंपना, कार्य विधि स्पष्ट करना, गलतियों व विचलनों में सुधार करना, कार्य पर निर्देश देना एवं आवश्यकता अनुसार आदेश देना सम्मिलित है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मैसी का है, डिमोक का है या अर्नेस्ट डेल का है या फिर मूरे का है? तो राइट आंसर जो है अर्नेस्ट डेल का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में निर्देशक को किसने गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की कला कहा है? निर्देशक को निर्देशन शब्द यहाँ होना चाहिए। निर्देशन को किसने गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की कला कहा है? मैसी ने कहा है इसको, डिमोक ने कहा है या अर्नेस्ट डेल ने कहा है या फिर मूरे ने कहा है? इसका जो राइट आंसर है वो है डिमोक ने। ये बात डिमोक ने कही है, निर्देशन को कला जो बताया है वो डिमोक ने बताया है। अगला क्वेश्चन है निर्देशक के रूप में शिक्षक, मार्गदर्शक, निर्वाचक या उपर्युक्त सभी? निर्देशक के रूप में निर्देश, शिक्षक भी निर्देश देता है, जो भी कोई मार्गदर्शक होता है वो भी देता है, निर्वाचक भी देता है, तो यानी कि सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निर्देशन का प्रवाह होता है, निर्देशन का प्रवाह होता है शीर्ष प्रबंधन से निम्न प्रबंधन की ओर, निम्न प्रबंध से शीर्ष प्रबंध की ओर या शीर्ष प्रबंध से शीर्ष प्रबंध की ओर या फिर उपर्युक्त सभी? निर्देशन का प्रवाह, निर्देशन यानी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ही देता है, यानी शीर्ष प्रबंध से निम्न प्रबंध की ओर, यानी राइट आंसर ए होगा। तो आज के ये क्वेश्चन हो गए,
मिलेंगे अगली वीडियो में। इन क्वेश्चनों को बार बार आप देखें।